नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी बढ़वार के लिए गन्ने की फसल में जरूरी कार्य। बकरी पालन व्यवसाय अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में है और अभी बारिश और हवाओं के कारण फसल गिरने का डर बना रहता है। साथ ही कई बार ऐसे मौसम में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंसाना। आज हम गन्ना फसल के बारे में बात कर रहे हैं। गन्ना एक प्रमुख शर्करा फसल है और पूरे देश में प्रमुख रूप से शक्कर का निर्माण गन्ना फसल से किया जाता है और गन्ना किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। इससे उन्हें काफ़ी मात्रा में पैसा प्राप्त होता है और वो अपना जीवन यापन करने में सफल होते हैं। गन्ना एक लंबी फसल है। गन्ने की फसल में जल प्रबंधन एक प्रमुख बात है और हमें पानी, क्योंकि ये लंबी फसल है, इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर गैप पानी में ज़्यादा है तो हमें अपने गन्ने की फसल में पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना चाहिए और उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। इसी के साथ साथ गन्ने की फसल में अभी इस मौसम में बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई फर्टिलाइजर अपना पूरा 100 दिन की अवस्था तक फसल में दे चुके होंगे। मगर जो किसान भाई अपनी फसल देर से लगाएं तो वो जो भी यूरिया की मात्रा शेष है उसका छिड़काव इस वक्त अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी न रहे। गन्ना बरसात के मौसम में बहुत स्पीड से बढ़ता है, उसके पहले गन्ना की बढ़वार ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो इस अवस्था में जब गन्ना बहुत स्पीड से बढ़ेगा तब अगर हमने उसको हवा के कारण से गिरने की संभावना बढ़ जाती है, तो हमें बंधाई का काम आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे आखिरी की किनारे के जो 2 लाइन है उनमें क्रॉस में, मतलब 2 पौधे एक लाइन के और बीच में एक तीसरा पौधा दूसरी लाइन का, इस तरीके से 3 पौधों का ग्रुप बनाकर और गन्ने के पत्तों से उसकी बंधाई का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार बंधाई करने से आपके खेत में गन्ना गिरने की समस्या नहीं रहेगी। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ गन्ने में कई तना मक्खी और जो इल्लियां हैं वो देखने के लिए भी मिलती हैं। स्टेम बोरर और रूट बोरर भी हमारे गन्ने की फसल में इस मौसम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। टाप बोरर यानी चोटी बेधक, इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी फसल में इस प्रकार के कोई कीड़े दिखाई दे रहे हैं
तो हम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमामेक्टिन, बेंजोएट वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल कीड़ों की रोकथाम हम कर पाएँ और उससे हमारी फसल को नुकसान न हो। इन्हीं सब बातों का ध्यान रख के अगर हम गन्ने का फसल लेंगे तो आपको अच्छी फसल देखने के लिए मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नक्सली हमले में मारे गए थे पिता भीमा मंडावी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली शैलजा, कहा इस बार ज्यादा महिलाओं को मिलेगा मौका। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार, सीएम बघेल का पलटवार। गेड़ी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा खेलूंगा, जनता देगी आशीर्वाद। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का गेम खेलते वीडियो किया था शेयर। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र से 28 वर्षीय युवती 13 दिनों से लापता। परिजनों को 15 लाख की फिरौती के लिए आया फोन, पुलिस को बताने पर हत्या की धमकी। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी, 11 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, नर्सरी मकान को पहुंचाया नुकसान। झिरमिटी उद्यान विभाग का मामला। बलरामपुर में 18 हाथियों के दल का हल्ला बोल, खेत में खड़ी फसल धान को पहुंचाया नुकसान। हाथियों के आतंक से दहशत में ग्रामीण। जगदलपुर में ओडिशा बॉर्डर पर 9 लाख कैश बरामद। ओडिशा की ओर से आ रही वाहन में मिले पैसे, तलाशी में बरामद हुए 9 लाख रुपए। डेंगू से पीड़ित महिला की मौत, डेंगू की आशंका पर अस्पताल में भर्ती हुई थी गर्भवती महिला, बच्चे को जन्म देने के बाद हुई मौत। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। ये बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। हालांकि बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से महंगे बिकते हैं, जिससे किसान को मुनाफा अधिक होता है। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं। सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नज़र आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते,
तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है। बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी गर्मी बारिश में आराम से बकरियां रह सकें, जिससे उनके वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है, क्योंकि ये ज़मीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। अतः इसके लिए ऊंचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है। बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं, या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं हैं, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए, और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियाँ हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय की कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियाँ हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है, और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से ये बच्चे दे सकती है, और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है। इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी, और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है, और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा माना गया है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कर लिया गया है तय 12 तारीख को सीईसी की बैठक में तय होगा फाइनल होगा नाम। बैठक में सीएम बघेल सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं, इसीलिए कैंडी क्रश खेल रहे हैं। रायपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, सीजीपीएससी गड़बड़ी पर कांग्रेस को घेरा, बोले छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। रायपुर में महादेव ऐप को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा, गलती जिसने भी की वो प्रदेश स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। मोदी सरकार की है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। दंतेवाड़ा में सोशल मीडिया पर भीमा मंडावी की बेटी का छलका दर्द, मां को टिकट नहीं मिलने को बताया अपमान, नक्सली हमले में मारे गए थे पिता भीमा मंडावी।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली शैलजा, कहा इस बार ज्यादा महिलाओं को मिलेगा मौका। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार, सीएम बघेल का पलटवार। गेड़ी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा खेलूंगा, जनता देगी आशीर्वाद। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का गेम खेलते वीडियो किया था शेयर। कोरबा के बांगो थाना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है और तालाबों में भी जल का स्तर अच्छा हो गया है। ऐसे में अब किसान इन तालाबों में मछली बीज का संचयन कर रहे हैं और कार्य करते समय और इसके बाद मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है, तभी मछलियों की बढ़वार अच्छी होती है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ अभिलिप्सा बिस्वाल से। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरोली में मत्स्य विज्ञान के वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्प मछली के पालन की प्रणाली के बारे में। कार्प मछली को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पूरी भारत में टोटल मछली जितना हमारे प्रोडक्शन होता है उसमें से 87% से ज़्यादा कार्प मछली का उत्पादन ही होता है। मुख्यतः से इंडियन मेजर कार्प वैरायटी में कटला, रोहू, मृगल और एग्जॉटिक कार्प वैरायटी में से सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आदि को खेती किया जाता है। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक की ऐसी तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें वर्ष भर 8 से 9 माह पानी भरा रहता हो। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब में वर्ष भर 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब ऐसे क्षेत्रों में चुना जाए जो बाढ़ से प्रभावित न होते हों तथा तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि तालाब से पानी निकालना संभव न हो तो तल को समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए तथा 1 टन चूना प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किस्तों में डालना चाहिए। और तालाब का जो डेप्थ होगा वो वैरी करते हैं, आप किस स्टेज से किस स्टेज का मछली का पालन करना चाहते हो। अगर आप ग्रो आउट फार्मिंग करते हो तो आपको इस तालाब का डेप्थ चाहिए आपका 2.5 to 3 मीटर तक पानी डेप्थ चाहिए। और पीएच उसके बाद आपका तालाब में नया खुदा गया तालाब में प्लाबक का मात्रा नहीं रहती है, इसीलिए कोई पुराने तालाब से प्लाबक छान कर नया तालाब में स्थापित करने का आवश्यकता है। उसके बाद हम चलते हैं तालाब में बीज संचयन के तरफ। बीज कितना संचयन करेंगे हम एक तालाब में? एक तालाब में अगर हम उंगली साइज का बीज यानी कि अंगुलिका मछली को संचयन कर रहे हैं जो कि 5 से 10 ग्राम साइज का होते हैं, तो हम 3000 से 4000 फिंगरलिंग यानी कि अंगुलिका मछली को संचयन कर सकते हैं। और बीज संचयन करने के समय ये हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी एक ही प्रजाति का कार्प मछली को तालाब में ना डाल के मिश्रित मछली पालन करें, यानी कि हम लोग कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आदि वैरायटी का मछली को मिश्रण करके तालाब में यूज करें। तालाब में परिपूरक आहार, जैविक तथा रासायनिक खाद निर्धारित मात्रा में उपयोग करने पर मत्स्य बीज की संख्या सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5000 फिंगरलिंग तथा मिश्रित मत्स्य पालन में 10,000 फिंगरलिंग संचय किया जा सकता है। तालाब पूर्ण तैयार होने के उपरांत विभिन्न मत्स्य प्रजातियां जैसे भारतीय मेजर कार्प मछलियों में कतला, रोहू एवं नैन और विदेशी कार्प मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का मिश्रित पालन विशेष लाभकारी होता है। कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च, अप्रैल, मई में तथा अन्य कार्प मछलियों का बीज जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है।
अगर हम लोग एक ही प्रजाति का मछली को यूज़ करेंगे तो जैसे कि हम लोग सरफेस फीडर का यूज़ करें, यानी कि कतला और सिल्वर कार्प का यूज़ करें, तभी नीचे का एरिया आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए मिश्रित मछली पालन करने की आवश्यकता है। तो फिर इसके बाद हम चलेंगे मछली को खाने का प्रबंधन कैसे करें। खाने का प्रबंधन के लिए पहला महीना आपको बायोमास की 5% के हिसाब से खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। अब बायोमास किसको बोला जाएगा? जितना आपने फिंगरलिंग छोड़ा है, जैसे कि आप 3000 फिंगरलिंग छोड़े हो, प्रति फिंगरलिंग का वेट अगर आपका पहला महीना आपका 5 ग्राम हुआ तो उसको गुणन करके उसका 5% बॉडी वेट के हिसाब से पहला महीना आपको खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। उसके बाद द्वितीय महीना से 5वां महीना 3.5% के हिसाब से फीड देने का आवश्यकता है। उसी हिसाब से फीड का रेट को कम करते करते छठा महीना तक 1% बायोमास के हिसाब से हम खाना प्रदान करेंगे। छठा महीना के बाद से जितना महीना का भी आप पालन कर रहे हो, जैसे पकड़े आप लोग 12 महीना तक मछली पालन कर रहे हैं, तभी भी आप बायोमास का 1% के हिसाब से आप खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। और हर महीना हमें तालाब में नमूनाकरण करके मछली का वेट का जांच करने की आवश्यकता है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन के जलीय वनस्पतियों को निकाल दें। 12 मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। यहाँ पे सवाल आता है कि मछली को ग्रोथ करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप फिंगरलिंग यूज़ कर रहे हैं तभी आपको ग्रोथ करने के लिए 10 से 12 महीना का समय लग सकता है खाना के साथ। अगर आप लोग उसी तालाब से 2 बार आपका फसल उपार्जन करना चाहते हो, तब आप फिंगरलिंग यूज़ ना करके ईयरलिंग यूज़ कर सकते हो, स्टंटेड ईयरलिंग यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए यह मछली 4 से 5 महीना में तैयार हो जाते हैं। स्टंटेड ईयरलिंग यूज़ करने से हम लोग एक तालाब से कम 2 बार हम लोग टेबल साइज फिश यानी कि मार्केटेबल साइज का फिश का उत्पादन करके किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमुका, जिला सागर के विवेक पटेल ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, जब भी अपन गाय या भैंस पालते हैं तो दूध के लिए पालते हैं। दूध थनों के द्वारा आता है। अब जब थनी खराब हो गए तो वो गाय और भैंस किसी काम की नहीं रहती है। कई बार एक थन खराब हो जाता है, कई बार 2 हो जाता है, कई बार चारों थन ही खराब हो जाते हैं। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। इस बीमारी से दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान होता है। थनैला रोग पशुओं में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु और कवक के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग की पहचान के लक्षणों के बारे में। थनैला रोग दूध में छिचड़े आना, दूध लाल हो जाना, गादी में सूजन आ जाना या दूध बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाना, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी थन खराब हो सकता है। अब थनों के लिए आपको जिस जगह अपने गाय या भैंस को बांधते हैं उस जगह को साफ, बिल्कुल जहां धूप आती हो ऐसी जगह होनी चाहिए। गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यदि गंदगी रहती है तो जो थन की टीट कैनाल होती है उसके द्वारा बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और थनैला रोग कर देते हैं। थनैला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय।
पशुपालक भाई यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाया करें तो उनके पशुओं में थनैला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनैला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़े की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशु का दूध निकालने से पहले ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस्त विधि से दोहन करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जब भी आप पशु का दूध निकालने जाएं तो बाल्टी में पानी लेकर जाएं। पानी से सबसे पहले थनों को अच्छी तरह धोएं। यदि लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट हो तो उससे धोएं। धो के फिर कपड़े से पोंछ के फिर दूध निकालें। उसका दूध निकालोगे आप तो उससे दूध की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और थनैला रोग मैस्टाइटिस होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके बाद में जब भी अपन दूध निकाल लेते हैं, दूध निकालने के बाद में गाय या भैंस जो दुधारू होती है उसको कम से कम आधे घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए। उसको बांट डाल दो, चारा डाल दो, कैसे भी, जिससे वो जानवर बैठ नहीं पाए। कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने दूध निकाल लिया, दूध निकालने के बाद में उसका टीट केनाल का मुंह खुला रहता है थन का, तो जैसे जानवर नीचे जमीन पर बैठता है तो उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसमें थनैला रोग हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको तुरंत पता लगे दूध में छींचड़े वगैरह आ रहे हैं या खून आ रहे हैं तो तुरंत नजदीक पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आप भी तब तक यदि सूजन वगैरह हो तो जैसे बर्फ का सेक करना है या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा बोलते हैं वो दे देना चाहिए और थन को कम से कम 4-5 बार खाली करते रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं रहे। और उसको लाल दवा या और भी कोई एंटीसेप्टिक हो उससे धोते रहना चाहिए। पूरी जागरूकता रखते हुए ये सारा काम करना चाहिए और नज़दीकी पशु चिकित्सक से उसका उपचार जरूर करवाना चाहिए। इसी से थन यदि खराब हो गया तो पशु की कीमत भी जाएगी और दूध भी नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी उसका उपचार करवाना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।